हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और जिस चैप्टर को आज हम करने जा रहे हैं वह है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रभुता को स्थापित किया, किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को जीता। इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमको जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं वो है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया और किस तरीके से अंग्रेज एक किंग मेकर की भूमिका से किंग की भूमिका में आ गए। इन सभी बातों को हम बहुत ही विस्तार में देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और रनिंग नोट्स बनाते हुए आप हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आखिर क्या है। ठीक है, हम इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को जान सकेंगे। उसके बाद जैसा हमने बात किया कि हम बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, तो इन युद्धों की क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड है, क्या कॉजेस थे, क्या लॉन्ग टर्म में कॉजेस थे, क्या तात्कालिक कारण थे, इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार में देखेंगे। उसके बाद इन युद्धों के बारे में हम देखेंगे कि क्या इनके परिणाम हुए, किस तरीके से ये युद्ध हुए, किन परिस्थितियों में हुए और उसके बाद में उसका क्या इम्पैक्ट रहा। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए आगे आप बढ़ते रहिए। ठीक, और दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको ऐसे ही वीडियो देते रहें हम, और अपना योगदान आपकी तैयारी में बढ़ाते रहें और आप अपनी तैयारियों को ऊंचाई पर ले जाते हुए अपने आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। और इसी उम्मीद के साथ में हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं, अपनी वीडियो को आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, The Battle of Plassey marked the beginning of political supremacy of the English East India Company in India. प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत की। स्पष्ट करें। तो दोस्तों, अब आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो सबसे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ मेन बॉडी में लिखना होगा। ठीक, और उसके बाद में आपको कुछ कंक्लूज़न देना होगा। तो अगर आपको इंट्रो देना है तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से जो कर्नाटक का युद्ध था उसके बाद में आगे बढ़े और फ्रांस को हराने के बाद में एक अकेली पावर बने, उसको हम दे सकते हैं। और किस तरीके से क्यों वो बंगाल की तरफ मूव किए। मेन बॉडी में हम बंगाल की तत्कालिक परिस्थितियां और किन परिस्थितियों में प्लासी का युद्ध हुआ, उन सभी चीज़ों को हम वर्णन कर सकते हैं। और औद्योगिकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं, वाणिज्यिकरण के बारे में बात कर चुके हैं। इन सभी चीज़ों को हमको डिटेलिंग में देखना होगा। फिर इस युद्ध का परिणाम क्या रहा और उस परिणाम के फलस्वरूप किस तरीके से अंग्रेज किंग मेकर से किंग की भूमिका में धीरे धीरे आते चले गए और क्या इम्पैक्ट पड़ा वहाँ की राजनीति पर, हम बहुत ही विस्तार में जब देखेंगे। तो इन सभी तीनों टॉपिक्स पर, चाहे इंट्रो हो, चाहे मेन बॉडी हो, चाहे कंक्लूजन हो, आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसको आप 250 वर्ड्स में लिखना चाहें 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं, 150 वर्ड में लिखना चाहें 150 वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगर ये देखिए, एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। तो इसके लिए हमको बैटल ऑफ बक्सर के बारे में सब कुछ डिटेल पता होना चाहिए। अगर पता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक और हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद टुक प्लेस बिटवीन। अब ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ, किस युद्ध के बाद में, किस वॉर के बाद में हुआ, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। किन परिस्थितियों में हुआ। देखिए, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बट हमको तो सारी डिटेलिंग पता होगा अगर, तो हम इसका आंसर तो तुरंत बता सकते हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो हमारे इस तरीके से ही आते हैं। ठीक, अब देखिए, ये सेम वही क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी इज ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, डिस्कस 250 वर्ड्स। यहीं पे आप बैटल ऑफ प्लासी की जगह बैटल ऑफ बक्सर भी लिख सकते थे, क्वेश्चन जस्ट बदल जाता। ठीक, सेम वही चीज़ें होती। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस यही है कि हमको ये सिग्निफिकेंस निकालना है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरीके से अपनी प्रभुता को स्थापित करते हुए वो आगे बढ़े और किस तरीके से वो किंग मेकर से एक किंग की भूमिका में आते चले गए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं।
और सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की। सबसे पहले हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती चलेगी। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी से। दोस्तों, अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को जानना होगा। हमें बैकग्राउंड को जानना होगा कि किस तरीके से क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिस कारण से ये प्लासी का युद्ध हुआ। दोस्तों, अगर हम एक नया पेज लेते हैं और बात करें तो देखिए, अंग्रेज़ों के जो साम्राज्य विस्तार था, अंग्रेज़ों ने जो अपना साम्राज्य विस्तार किया उसको हम दो चरणों में कर देख सकते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो साम्राज्य विस्तार किया था उसको हम क्या कर सकते हैं, हम दो चरणों में देख सकते हैं। प्रथम चरण जो हो सकता है हमारा, एक है हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण का, जब अंग्रेज़ों ने डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण का, ठीक है, डायरेक्ट। और दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इनडायरेक्ट वे में। ठीक, अब प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या था, इसमें लगभग 63% क्षेत्रों पर इन्होंने नियंत्रण करना स्थापित कर दिया था और शेष जो 37% था वहाँ पर यहाँ पे आए। ठीक, और अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें साम्राज्य विस्तार का अंग्रेज़ों ने का, तो हम जानते हैं कि कर्नाटक का जब युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध, उसके बाद से एक तरह से अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो गया और 1757 से 1946 ही कह लीजिए, क्योंकि हमारा 1946 में ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि अब आगे क्या होना है। ठीक है, तो यहाँ तक अंग्रेज़ों ने साम्राज्य विस्तार किया। ठीक, तो इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हमने अपने पिछले भाग में बात किया था कि कंपनी के शासन में कुछ एक्ट आए थे और कुछ क्राउन के शासन में आए थे। अभी जब हम 1857 का विद्रोह करेंगे तो हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद में शासन जो भारत का था वो कंपनी के हाथ से क्राउन के हाथ में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, और हमने कुछ रेगुलेटिंग एक्ट्स के बारे में ऑलरेडी बात भी किया हुआ है, उसको दूसरे वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी के हाथ से किस तरीके से क्राउन में आ गए, तो जो जब तक ये कंपनी के हाथ में था, ठीक है, उसके बाद में 1856 तक हम कहें अगर, तो उस समय इन्होंने एक तरह से प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। उसके बाद में इनडायरेक्ट कंट्रोल कब करना शुरू किया, जब एक बार क्राउन का शासन आ गया, यहाँ क्राउन के पास आ गई सत्ता, तब यहाँ से इनडायरेक्ट शासन करना इन्होंने चालू किया। और यदि हम जैसे बात करते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से साम्राज्य का अपना विस्तार किया, तो उनकी नीतियों को अलग अलग भागों में हम देख सकते हैं। बेसिकली अंग्रेज़ों की नीतियों को हम चार पार्ट्स में देख सकते हैं, चार पार्ट्स में देख सकते हैं जिसमें उन्होंने अपनी साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाया। पहली उनकी जो नीति थी वो थी समानता के लिए संघर्ष की नीति, समानता के लिए संघर्ष की नीति, समानता के लिए संघर्ष की नीति, ये उनका पहला चरण था, संघर्ष की नीति। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड था 1757 से लेकर 1765 तक, 1757 से लेकर 1765 तक। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पर आए हुए थे तो उस समय मुगलों का शासन था, फिर धीरे धीरे कई क्षेत्रीय राज्य बनने लगे थे, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद में कर्नाटक का युद्ध होता है, जहाँ पर जो मेन यूरोपीय कंपनियां थी वो सारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ अंग्रेज़ बचते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की, एक तरफ अंग्रेज़ हैं और दूसरी तरफ में छोटे छोटे भारतीय राज्य थे, क्षेत्रीय राज्य कह लीजिए, क्योंकि मुगलों का शासन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, भले नाम मात्र का ही रह गया था, वो नाम मात्र का रह गया था, क्षेत्र थे या भारतीय राज्य थे। ठीक है, और इन भारतीय क्षेत्रों, चाहे मैसूर हो, चाहे मराठा हो, चाहे बंगाल के नवाब हों, इन सभी का अपना एक क्षेत्र हुआ करता था जिस पे ये शासन करते थे। तो इनके अपने राजा हुआ करते थे, ये अपना टैक्स वगैरह सब लगाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, अलग अलग नाम भले इनके थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ भी क्या चाहते थे, अंग्रेज़ जब इस भूमिका में अकेले बच गए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनसे अपनी बराबरी करना चाहा। ठीक है, ये भी एक तरह से अपने आप को राजा की तरह इस्टेब्लिश करना चाहते थे।
तो इसीलिए ये समानता के लिए संघर्ष की नीति थी। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष की नीति थी। इसमें पहले तो वो युद्ध करते, ठीक है, उसके बाद पराजित करके, जब वो पराजित कर देते अपोजिशन को, तो उनसे संधि करते और एक तरीके से संधि में वे बराबर का हक ले लेते, वे बराबर का हक ले लेते। ठीक है, तो इससे क्या होता कि वे एक तरह से बराबर की लिए आ जाते, राजा वर्सेस राजा हो जाती चीज़ें। तो इसलिए समानता के संघर्ष की नीति थी। ये इनका पहला चरण हुआ करता था, जो 1757 से लेके 1765 के बीच में। और इन्हीं के बीच में अभी हम देखेंगे आगे चलकर कि इसी ड्यूरेशन में हमारा प्लासी का भी युद्ध हुआ, इसी ड्यूरेशन में हमारा प्लासी का भी युद्ध हुआ और इसी ड्यूरेशन में हमारा बक्सर का भी युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा था, दूसरा जो पॉइंट था, जो दूसरा पॉइंट था वो था 1765 से लेकर 1817 तक का, ये द्वितीय चरण हुआ करता था और इसको कहा गया है घेरे की नीति। घेरे की नीति, अक्सर आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, अब देखिए, जब अंग्रेज बराबर में आ गए, अब उनको क्या करना था, अपना साम्राज्य का विस्तार और तरीके से करना था। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय राज्यों को एक तरीके से सुरक्षा का डर दिखाना शुरू किया। देखिए, उसी समय क्या हुआ था, विश्व इतिहास की जब हम बात करें तो नेपोलियन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, उसका खतरा भारत पे भी आक्रमण का था, जिससे एक वस्तुतः तो अंग्रेज भयभीत थे, लेकिन उन्होंने भारतीय राज्यों को भी इससे डर लगाना दिखाना शुरू किया। और ये क्या करते, संधि, विभिन्न प्रकार की संधियां करते, जैसे सहायक संधि के माध्यम से, सहायक संधि वगैरह के माध्यम से ये कहते कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, विदेशी आक्रमण हो गया या किसी प्रकार का भी आक्रमण हो गया तो उससे हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। एक तरीके से ये अपने आदमी, अपने अधिकारी जो विदेशी, जो इन क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे उनमें, उनकी दरबार में पहुंचा देते थे ये। ठीक है, और धीरे धीरे उनके डेली के क्रियाकलापों में भी अपना हस्तक्षेप इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद थर्ड आता है, जो थर्ड आता है, ठीक है, जो थर्ड आता है वह 1817 से लेकर 1856 तक का। ठीक है, 1817 से 1856 तक का, 1856 तक का, ये हमारा थर्ड फेज था, ये थर्ड फेज था और इसका नाम दिया जाता है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, अभी तक तो पहले क्या किया, ये बराबरी में आए, राजा बराबर राजा किया। उसके बाद में इन्होंने सुरक्षा इत्यादि का डर दिखाकर डेली के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। अब क्या इन्होंने क्या किया, इस भाग में इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को सुप्रीमेसी की तरफ ले जाना शुरू किया। और अब ये क्या करते थे, इन्होंने जो भारतीय राज्य थे उनको सबऑर्डिनेट होने का एहसास दिलाना शुरू किया, उनको सबऑर्डिनेट होने का एहसास दिलाना शुरू किया और इस तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो। और हर प्रकार के तरीके, जो भी साम दाम दंड भेद हो सकता था, हर प्रकार की चीज़ों को इन्होंने एडॉप्ट करना शुरू किया कि किसी भी तरह से हमारी प्रभुता स्थापित हो जाए। और फाइनली फोर्थ फेज जो आता है, क्योंकि इसके बाद में क्या हो गया, 1857 का रिवॉल्ट हो गया, विद्रोह हुआ 1857 का, और इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के हाथ से सत्ता क्राउन के पास में चली गई और यहाँ से फिर इनडायरेक्ट वे में एक अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने का प्रयास शुरू हुआ और यहाँ पर अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई। अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई। जैसे अधीनस्थ क्या होता है, जब कोई नीचे रहता है तो उसको अधीनस्थ बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। अंग्रेजों ने अपने आप को कहा कि हम बॉस हैं, हम बॉस हैं और तुम एक संघ हो और तुम इस तरीके से तुम्हारे ऊपर हमारा एक नियंत्रण है। और इन चारों नीतियों के अनुसार इन्होंने पूरा अपना साम्राज्य विस्तार किया और इन्हीं फेज पे ये आगे बढ़ते रहे और हम इन्हीं को क्रम वाइज देखते चलेंगे। ठीक, अभी जैसे हमने जो बात की थी यहाँ पर वो यही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में राजनीतिक विस्तार का आरंभ, अपने व्यापारिक हितों की रक्षा,
एवं फ्रांसीसी राजनीतिक विस्तार को संतुलित करने की प्रतिक्रिया में हुआ, जिसका पहला प्रयोग बंगाल में हुआ। प्लासी का युद्ध आधुनिक इतिहास के सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक है, जिसमें भारत की राजनीति इतिहास पर अपने गहरे प्रभाव छोड़े हैं। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड में क्या था, जो हमने सारी बातें की कि किस तरीके से औद्योगिकरण के बाद में व्यापारिक हित उनका हुआ करता था, फ्रांसीसियों से संघर्ष के बाद में ये सिंगल पावर निकले, वो सारी चीज़ों के बाद में ये बंगाल की तरफ पहुंचे और प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो अब हमको सारी परिस्थितियों को जानना होगा कि किस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का बंगाल के साथ में युद्ध हुआ, या ग्रेट ब्रिटेन किस तरीके से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन से हमारा मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ पर क्राउन की ओर से महारानी की तरफ से यहाँ पर शासन कर रही थी। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, ये एक फिगर देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक क्रोकोडाइल बैठा हुआ है और उम्मीद में है कि भैया इन सबको निकलें और हम खा जाएं। तो अंग्रेज़ भाई साहब ऐसे ही बड़े मगरमच्छ थे और खाने के लिए हमको बैठे हुए थे वो, और धीरे धीरे करके हमारा शिकार वो करते चले गए। अब अंग्रेज़ कर समझते क्या थे, उल्लू ही तो हमको समझते थे, उल्लू ही समझते थे। कैसे समझते थे, देखिए, जब कर्नाटक वॉर हुआ, जब कर्नाटका का वॉर हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, कर्नाटका के तीनों युद्धों के बाद में फ्रांस हार गया, फ्रांस की जो सेना थी वो हार गई, और उसके बाद में ब्रिटिश इंग्लैंड की जो कंपनी थी वो एक अकेली कंपनी बची यहाँ पर, वो यहाँ पर अकेली कंपनी बची, और उसने कर्नाटक में नवाब को उसका पद दिलवा दिया। और एक छोटी सेना ने एक बड़ी सेना को जब हराया, तब इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम भले नंबर में कम हैं, हम भले नंबर में कम हैं, लेकिन हम किसी भी को भी यहाँ पर पराजित कर सकते हैं। यहाँ की सेनाओं में उतना दम नहीं है। क्यों दम नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो आपस में ही किंग बनने के लिए, नवाब बनने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। तो यहीं से अंग्रेज़ों के दिमाग में आ गया कि डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो और शासन करो। और यहाँ के लोग हैं पूरे उल्लू, और विभाजन और शासन की नीति यहीं से अंग्रेज़ों के दिमाग में आ गई कि ऐसे ही इनके बीच में डिवीज़न डालते रहो और ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, हमसे सहायता मांगते रहेंगे और उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये फिगर दिखाया कि अंग्रेज बहुत बड़े मगरमच्छ थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इस तरीके से किया कि सारे छोटे छोटे जो राज्य थे उसको ये खाते चले गए और अपना वर्चस्व पूरे तालाब में, पूरे भारत में स्थापित कर लिया। ठीक, जब कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया तो उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने मोहम्मद अली को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, मोहम्मद अली को गद्दी पर बैठा दिया। अब मोहम्मद अली गद्दी पर बैठ गए तो अगर कर्नाटक क्षेत्र की बात करें तो ठीक है, वहाँ से लाभ तो था अंग्रेजों को, लेकिन एशिया से जो टोटल व्यापार हुआ करता था उसमें 60% व्यापार सिर्फ बंगाल से था, सिर्फ बंगाल से हुआ करता था। ठीक है, 60% ट्रेड बंगाल से हुई था एशिया का। तो अंग्रेज़ों को कर्नाटक में भले वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंस अपना हासिल कर लिया, उनका अधिकार भी वहाँ से हो गया, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। उनका उद्देश्य, आप एक रनिंग नोट बनाते चलिएगा, अधिक से अधिक लाभ कमाना था। ठीक है, तो ये कैसे संभव था? वो तभी संभव था ना जब वो क्या करते, जब वो बंगाल पे कंट्रोल कर लेते। जब वो बंगाल पर कंट्रोल कर लेते तभी तो उनका वाणिज्यवाद, औद्योगिकरण, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस उद्देश्य से वे भारत आए थे वो पूरा हो सकता था, और कर्नाटक से सिर्फ वो पूरा होने वाला नहीं था। अब उनके मुंह खून लग गया था। कर्नाटक का युद्ध में सफलता के बाद में वो ये जान गए थे कि हम पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी ये नौकाएं कर्नाटक से ले बढ़ाकर कहाँ कर दी? बंगाल की तरफ। और बंगाल, दूसरा भी इम्पोर्टेंस था बंगाल जाने का, क्योंकि उसी समय क्या था, पूरे विश्व में देखें अगर हम विश्व इतिहास के स्तर पर, तो फ्रेंच से इनका विवाद चल रहा था और बंगाल में
फैक्ट्री किसकी थी? फ्रेंच की कंपनी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, फ्रेंच की फैक्ट्री थी वहाँ पर। तो यहाँ भी उनको किसी तरह से इनको कंट्रोल में लाना था, ये भी इनका एक रीज़न था। एक तो व्यापार, दूसरा फ्रेंच को कंट्रोल में करना, इसलिए इनको अपनी नौकाएं उधर ले ही जाना पड़ा। तो इस तरीके से ये नवाब के पास में, बंगाल के नवाब के पास में पहुंचने लगे धीरे धीरे। और क्या परिस्थितियां बनती हैं वही आगे जाकर बैटल ऑफ प्लासी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आइए हम आगे बढ़ के बहुत ही डिटेल में देखते हैं उससे क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, अंग्रेज पहले करते क्या थे? अंग्रेज का तो शुरू से यही था ना, उल्लू बनाने वाला काम। अंग्रेज करते क्या थे? अंग्रेज तो ऐसे ही थे, पहले अपने आप को बहुत भोला भाला बताते, बहुत ही हम भोले भाले हैं, हम तो बस यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा, इस तरीके की बातें करते वो। और यहाँ के जो राजा नवाब होते उनके अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते, और यहाँ के सीधे साधे नवाब उनकी बातों में आ जाते थे। और इसी तरीके से अंग्रेज बढ़ते रहते थे। तो अगर हम जैसे हम बात करें तो 1756 में बंगाल में नवाब अलीवर्दी खां का शासन था। नवाब अलीवर्दी खां का शासन हुआ करता था। कहाँ पर? बंगाल में। वो वहाँ का नवाब था बंगाल का, ठीक है। और उसका एक मोटिव था कि वो यूरोपीय कंपनियां थी उनको नियंत्रण नहीं स्थापित करने देना चाहता था, ठीक है। वह स्वतंत्र रूप में, संप्रभु रूप में शासन करता था, और वो ये चाहता था कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो उसकी शर्तों के अनुसार कार्य करें, वो उसकी शर्तों को माने यूरोपीय कंपनियां, ना कि अपनी शर्तों को उस पर थोपें। और अंग्रेज शुरू में बहुत सीधे साधे थे, ठीक है, वो धीरे धीरे मानते रहते थे इन बातों को। लेकिन हम थोड़ा पहले अगर हम जाएं तो हमने बात की थी कि 1717 में जो फर्रुखशियर था, फर्रुखशियर ने क्या किया था? एक फरमान दिया जाता जिससे कि यहाँ के जो अंग्रेज थे वो बंगाल से वो अपना ट्रेड कर सकते थे, जिसके लिए उनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। ये एक फरमान दिया हुआ था। तो अलीवर्दी खां जो था ये इस फरमान को नहीं मानता था, हालांकि कभी कभी वो मान भी लेता, बट मोस्टली वो इस फरमान को नहीं मानता था। और इस कारण से क्या था कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे थे, और उनको यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना था। बंगाल में वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन अलीवर्दी खां ऐसा होने नहीं दे रहा था। तो अंग्रेज़ किसी भी तरीके से अलीवर्दी खां को यहाँ से हटाना चाहते थे। और दूसरा, इस फरमान का जो था वो मिसयूज़ भी बहुत होता था। कैसे होता था? देखिए, यहाँ पे कुछ कारण और परिस्थितियाँ लिखी हैं, इनकी रीडिंग अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम कुछ अपने तरफ से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, जो फरमान मिला हुआ था, जो फरमान दिया था फर्रुखशियर ने, वो क्या था कि एक तरीके से था कि अंग्रेज़ों ने पहले ही टैक्स दे दिया है, और उन कंपनी ने टैक्स पहले दे दिया है, उनका सामान जा आ सकता है कहीं भी। एक तरह से ये दस्तक था, ठीक है, दस्तक हुआ करता था। कहते थे कि अब इन्होंने ऑलरेडी टैक्स अपना पे किया, इनको आवाजाही में कहीं रोका न जाए, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये अंग्रेज इसका क्या करते थे? मिसयूज़। ये अंग्रेज क्या करते? इसका मिसयूज़ करते थे। कैसे करते थे? एक तो ये फरमान जो था ये कंपनी के लिए था। ये फरमान क्या था? कंपनी के लिए था। लेकिन अंग्रेज के जो अधिकारी थे, जो कंपनी के अधिकारी थे, वो प्राइवेट में भी इसको यूज़ किया करते। तो भाई इससे क्या होगा? नवाब को तो नुकसान होगा ना। अगर कंपनी तो करे ही करे, अधिकारी भी स्वयं के कारोबार में भी करने लगे तो नवाब को तो नुकसान होगा। साथ ही साथ ये एक काम और करते, जो भारतीय व्यापारी होते उनको भी ये दस्तक बेच देते, ये भारतीय व्यापारियों को भी बेचते। अब भैया खुद तो दे नहीं रहे हो, और जो भारतीय व्यापारी हैं उनको भी नहीं देने दे रहे हो, तो नवाब बेचारा क्या करेगा? वो तो गया, उसके पास पैसा ही कैसे आएगा? तो नवाब इस वजह से बहुत टेंशन में रहता था। उसका रेवेन्यू लॉस होता था। अब बताइए, जब रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो क्या होगा?
नवाब तो टेंशन में आएगा ना, और यही सब कारण थे कि अली वर्दी खां यूरोपीय कंपनियों से और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों से चिढ़ता था, और यही कारण था कि अंग्रेज़ उसको नहीं पसंद करते थे। लेकिन इसके साथ में एक समस्या भी थी। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। तो उसने क्या किया, अपनी छोटी बेटी के छोटे बेटे जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको क्या किया, उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, अब अगर छोटी बेटी के छोटे बेटे को बना दिया तो जो उसकी दूसरी बहनें थी, जो उसकी मौसी वगैरह थी, घसीटी बेगम वगैरह, उनके बेटे भी नवाब बनना चाहते थे। ये उनको अच्छा नहीं लगा। तो जो सिराजुद्दौला की मौसियाँ दोनों थी, उनके बेटे जो नवाब बनना चाहते थे, वो इसके विरोध में आ गए। ठीक है, वो विरोध में आ गए, और अंग्रेज इन्हीं सब मौक़ों की तलाश में थे। कर्नाटक के युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों को ये पता चल चुका था कि उत्तराधिकार का जहाँ भी मौका आएगा, जहाँ पे भी इस तरीके के युद्ध होंगे, वहीं पे उनके लिए चांस होगा और वहीं से वो एंट्री मार सकते हैं। बस यही मौके की तलाश में अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो विरोधी थे उनको कहा कि हम तुम्हें संरक्षण देंगे नवाब बनने में। इन्हीं बीच ये सब बातें चल रही थी। अली वर्दी खां की डेथ हो गई और उसके बाद में सिराजुद्दौला नवाब भी बन गया। और सिराजुद्दौला जो था, नेचर में अगर उसकी बात करें तो थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। ये बहुत जल्दी एंग्री हो जाता था, बहुत गुस्सैल था। ठीक है, पता चला कि अंग्रेज इस तरीके से उसके विरोधियों का सहायता करना चाह रहे हैं, तो अंग्रेज़ों से वो भी गुस्सा हो गया, गुस्सैल प्रवृत्ति का था वो, और नाराज़ हो गया। ठीक है, इसी बीच अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने जो फोर्ट विलियम किला था, उसका किलेबंदी करना शुरू कर दिया फोर्ट विलियम का, और अपनी सेनाएं वहाँ पर बढ़ानी शुरू कर दी। तो भाई नवाब ने कहा, सिराजुद्दौला ने कहा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया हमको फ्रांसीसियों से बड़ा खतरा है और इस कारण से हमको अपनी सेना को बढ़ाना पड़ रहा है, व्यापार में भी हमको सुरक्षा चाहिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी सेना को बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला इससे खुश नहीं हुआ। उसने क्या किया, 15 जून 1756 को आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण कर दिया? फोर्ट विलियम पर, और उसको घेर कर उसको और कासिम बाजार को अपने अधिकार में ले लिया और अंग्रेज़ों को एक तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक, तो ये सारी घटनाएं हुई। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ आए तो थे बड़े हीरो बनकर, ठीक है, कि भाई बस अब हम नवाब को हरा के अपना कब्जा कर ही लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर उल्टा पड़ गया और उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया। ठीक, अब अंग्रेज़ ऐसे नहीं थे। अंग्रेज़ भाई 200 वर्षों तक शासन किए, तो ऐसे तो शासन किए नहीं हैं। अब उनका दिमाग ठनका, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, वो लगे रहे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, पहले तो एक माहौल बनाना शुरू किया। किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला के विरुद्ध। सिराजुद्दौला क्या था, गुस्सैल तो बहुत था ना, और उसके इस गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण क्या था, सिराजुद्दौला के इस गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण क्या था कि उसके कई सारे विरोधी हो गए, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे व्यापारी हों, चाहे सैनिक हों। ठीक है, हर कोई उसके विरोध में था, चाहे जमींदार वर्ग हो, हर कोई उसके विरोध में था, किसी न किसी बात में उससे नाराज रहता ही था। ठीक है, ये सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि क्यों ना हम इसमें आग में घी डालने का प्रयास करें और उसकी इमेज को और डाउन करते हैं। भाई अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक अपने आप को इस तरह से कहा था ना कि हम वाइट मैन बर्डन के थ्रू आए, कि हम सभ्य लोग हैं और यहाँ के लोगों को हम सभ्य बनाएंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट के साथ में आए थे। तो उनको ये दिखाना था कि सिराजुद्दौला बहुत बुरा आदमी है। तो एक घटना का वर्णन उनको मिलता है, आपने नाम भी सुना होगा, ब्लैक होल की। ठीक है, हालांकि इस घटना के सत्यता के बारे में आज तक विवाद है कि ये सत्य है भी कि नहीं है, बट अंग्रेज़ों ने इस घटना को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया। अब ये घटना क्या थी,
ये हुआ, कहा गया कि सिराज ने जब आक्रमण किया तो उसने 146 अंग्रेज अधिकारियों को पकड़ लिया और एक छोटे से अंधेरे कमरे में उनको बंद कर दिया। और उसके बाद जब वो दरवाज़ा खोला गया, कमरा खोला गया, तो सिर्फ 30 लोग जिंदा बचे, बाकी लोग समाप्त हो गए। तो इस तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि सिराजुद्दौला बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही क्रूएल है, ठीक है। और इस तरीके से अब अंग्रेज़ों के पास में इस घटना के बाद में उससे बदला लेने के सिवा कोई चांस नहीं है। इस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट की गई कि सिराजुद्दौला बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत ही निर्दयी आदमी है। और अब अंग्रेज़ों को क्या था, अंग्रेज़ों को किसी तरीके से सिराजुद्दौला को हटाकर अपना एक पपेट बैठाना था बंगाल में। अब क्या हुआ कि जो कर्नाटक युद्ध किसने जिताया था, एक वही था ना, स्वर्ग से उतरा सेनापति, कौन, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। उसको फिर से भेजा दे गया बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बंगाल भेजा गया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव को जब यहाँ पर भेजा गया तो भाई वो तो चालाक आदमी था, चतुर लोमड़ी तरह था वो, भाई ऐसे थोड़ी ना स्वर्ग से उतरा सेनापति कहते थे। जब वो आया यहाँ पर तो सबसे पहले उसने कहा कि भैया सिराजुद्दौला आदमी कैसा है, ये सिराजुद्दौला आदमी कैसा है। तो उसको पता चला कि भैया ये तो बहुत ही गुस्सैल आदमी है। तब उसका दिमाग ठनका और साथ ही साथ उसको पता चला कि इसके विरोधी बहुत हैं, जो नवाब बनना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को पूरा स्टडी उसने किया, एकदम ब्रेन स्टॉर्मिंग पूरी उसने कर ली। अब उसने कहा कि बस मेरा काम हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया हमने, अब हमें मालूम है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अली वर्दी खां जो पहले नवाब था, उसका जो बहनोई एक था मीर जाफ़र, वह भी क्या था, वह भी बनना चाहता था नवाब, ठीक। अब वह भी जब नवाब बनना चाहता था तो क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र से एक कर लिया समझौता कि भैया हम तुमको बनाएंगे नवाब, तुम बस हमारा साथ दो। और उसके बाद में क्या हुआ कि अन्य विरोधी जो राय दुर्लभ और उसके बाद में जगत सेठ, ठीक, यार लतीफ़, ये सारे जो थे विरोधी जो थे वो सब एक पार्टी में आ गए, एक गुट में आ गए और इन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध में अंग्रेज़ों से कर ली संधि, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ कि किसी तरीके से जो वहाँ पे सिराज के अधिकारी हुआ करते थे, कहाँ पर, जो किले के अधिकारी थे, जो कासिम बाज़ार के अधिकारी थे, उनको ब्राइब वगैरह देकर अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपना अधिकार फिर से कर लिया। और इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न की कि सिराज को वहाँ पर अलीनगर की संधि एक करनी पड़ी। सिराज को क्या करना पड़ा, अलीनगर की संधि करनी पड़ी। और इस अलीनगर की संधि के द्वारा सिराज को अंग्रेज़ों की बातें सारी माननी पड़ी, ठीक है। लेकिन इस संधि से अंग्रेज़ों का मन नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? कि भाई उनको मालूम था कि ये अलग टाइप का आदमी है, थोड़ा गुस्सैल का आदमी है, अगर ये गद्दी पर बैठा रहा तो हमारा जो टारगेट है अधिक से अधिक लाभ कमाने का वो पूरा नहीं होगा। उनको तो अपना एक पपेट चाहिए था जो उनके कहने पे कहे चले। वही सनी देओल वाला जो डायलॉग है, कौन सी मूवी में, घातक है ना, कि तू कहे तो मैं भोंकूं, तू तो कहे तो काटूं, वैसे ही वाला एक डायलॉग है। तो अंग्रेज़ तो बिल्कुल वैसा ही आदमी चाहते थे, ठीक। तो अब अंग्रेज़ वैसा ही आदमी चाहते थे तो उन्होंने वही अपना मीर जाफ़र को सेट कर लिया था, अपनी पूरी पार्टी बना ली थी। और इसके बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने घेरा बांधा और उसको उकसाने के लिए, किसको उकसाने के लिए, सिराजुद्दौला को चंद्रनगर की जो बस्ती थी, जो किसके अंडर में थी, वो थी किसके अंडर में, फ्रांसीसियों के अंडर में, उस पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। अब सिराजुद्दौला उससे हो गया एकदम से नाराज़, सिराजुद्दौला अपना नाराज़ हो गया और उसने अपनी सेना भेज दी। और अंग्रेज़ इसी चक्कर में तो थे ही कि बस हमको एक मौका मिल जाए सिराजुद्दौला को हराने का, उसके अपोजिट पार्टी वाले तो बना ही लिए हैं हमारे फ्रेंड, बस अंग्रेज़ों को इसी मौके की तलाश थी। जैसे ही उसने अपनी सेना भेजी और यहीं से हो गया शुरू प्लासी का युद्ध, यहीं से
प्लासी का युद्ध शुरू हो गया। और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। ठीक है, तो ये तो पूरी बैकग्राउंड है किसका? प्लासी युद्ध का। इतनी डिटेल में हमने सारी बातें कर ली इसकी। अब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ उसकी हम देखते हैं बात। तो प्लासी का युद्ध जो था वो भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया। ठीक, अब भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया, दोनों सेनाएं पहुंच गई। और जो सिराज था उसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिराज की सेना का नेतृत्व कर रहे थे वही दोनों विश्वासघाती। कौन? मीर जाफर और राय दुर्लभ। मीर जाफर और राय दुर्लभ जो थे वही उसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब भैया जब सेनापति ही मिला हुआ है अपोजिशन से तो कैसे काम बनेगा? काम तो बनना ही नहीं था। जब युद्ध शुरू हुआ तो ये दोनों भाई लोग आगे आए ही नहीं। ये दोनों भाई लोग आगे आए नहीं, केवल दो, एक मीर मदान और दूसरा मोहनलाल। ये दोनों जो थे विश्वास पात्र थे सिराजुद्दौला के। यही दोनों युद्ध के लिए आगे आए। ये दोनों युद्ध करते करते शहीद हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। शहीद हो गए, मृत्यु के प्राप्त हो गए, जो आप कहना चाहें वो आप कह लीजिए। ठीक है, तो जब तक ये रहे युद्ध करते रहे तब तो बराबर तक का युद्ध किसी तरह होता रहा। बट इनके मरने के बाद में ही एक तरीके से सेना में भगदड़ मच गई। और जब इस तरीके की भगदड़ मच गई तो मीर जाफर ने कहा सिराजुद्दौला को, भैया तुम यहाँ से निकल लो, लेकिन नहीं तो तुम बचोगे नहीं। और सिराजुद्दौला ने भी क्या किया? भैया अब किसी तरह से जान पहले बचाई जाए, और वहाँ से वो निकल गया। लेकिन क्या हुआ? जब वो भागा तो मुर्शिदाबाद में जो मीर जाफर का पुत्र था उसने उसकी हत्या कर दी। किसकी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। ठीक है, और इस तरीके से अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला की मौत के बाद में मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। ठीक है, मीर जाफ़र को क्या किया? नवाब बना दिए। अब ये सारी घटनाएं प्लासी के युद्ध के विषय में थी, बहुत ही डिटेल में हमने किया है। थोड़ा सा हम रीडिंग करते हैं। देखिए, इस समय बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। नवनियुक्त नवाब के समक्ष उत्तराधिकारी के लिए संघर्षरत पूर्णिया के नवाब शौकत जंग तथा अपनी मौसी घसीटी बेगम के अतिरिक्त अंग्रेजों से भी निपटने की चुनौती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब में टकराव का प्रमुख कारण कंपनी को मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा प्राप्त शाही फरमान था, जो कंपनी के बंगाल में बिना कर चुकाए मुक्त व्यापार की सुविधा देता था। इस व्यापारिक फरमान की व्याख्या कंपनी और बंगाल के नवाब अलग अलग ढंग से करते थे। ठीक है, मुर्शिद कुली खां से लेकर अली वर्दी खां तक बंगाल के नवाबों ने कंपनी को थोड़ी बहुत छूट के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी थी, परंतु नवनियुक्त नवाब सिराजुद्दौला की नीतियां बहुत ही साफ थी। उसने साफ साफ शब्दों में कंपनी को कड़े शर्तों पर व्यापार को चुनौती करने दी थी कि आप कड़े शर्तों के साथ व्यापार करिए। ठीक है, कोलकाता में फोर्ट विलियम के पतन के पश्चात कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी को बंगाल में कोलकाता के प्रभारी को रिश्वत देकर विलियम के पर कब्जा कर लिया। ठीक है, सैन्य टुकड़ी भेजी और यहाँ पर रिश्वत देकर उसने विलियम पर कब्जा कर लिया, फोर्ट विलियम किले पर। और अंग्रेजों के दबाव में नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों को व्यापार के पुराने अधिकार प्राप्त हो गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने विजय के उनका मनोबल बढ़ा हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पर यार लतीफ़, राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, जगत सेठ, अमीर चंद जैसे लोग उसके विरोधी शामिल हो गए अंग्रेजों के साथ में। फ्रांसीसी बस्ती 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया गया और यही तात्कालिक कारण बना और नवाब की संप्रभुता पर सीधा हमला था। और 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में ब्रिटिश सेना, जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, नवाब के नेतृत्व वाली सेना का विरुद्ध हुआ। मीर मदान और मोहनलाल ने अंत तक वीरतापूर्वक लड़ा, परंतु मीर जाफर के विश्वास के घात के कारण नवाब की पराजय हुई और इस तरीके से लास्ट में बंगाल जो था अंग्रेजों के अधीनस्थ राज्य बन गया। ठीक, और
वहीं पर हमने जो ब्लैक होल की घटना की भी हमने बात की थी उसके बारे में भी है। कोलकाता के फोर्ट विलियम के पतन के पश्चात 146 अंग्रेज नवाब की सेना द्वारा बंदी बना लिए गए, छोटे से कमरे में रखा गया, मात्र 30 बंदी जीवित बचे। इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। घटना की सत्यता को लेकर संदेह है, समकालीन अन्य विद्वानों ने इसका वर्णन नहीं किया। ठीक, ये सारी बातें हो गई। प्लासी के युद्ध का प्रभाव की अब हम बात करते हैं। ठीक है, रीडिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आइए बातें करते हैं। देखिए, मीर जाफ़र जब नवाब बन गया तो उसके बाद में क्या हुआ, क्लाइव को उसने खूब उपहार दिए, उसने खूब गिफ्ट दिया भैया, भर भर के सोना और चांदी दिया, ले जाओ भैया तुम भी ले जाओ। इतना खुश हो गया कि जो मन में आया वही बांट देता था। ठीक है, और जो उसके वाटसन और अन्य अधिकारी वगैरह थे उनको खूब उसने गिफ्ट दिया। 24 परगना उसने क्लाइव को दे दिया। और धीरे धीरे इससे क्या हुआ भाई, किसी को देते जाओगे तो डिमांड अंग्रेज़ों की कम थोड़ी न थी, डिमांड तो उनकी बढ़ती चली गई। कहा भैया और हमको चाहिए, और उनकी मांग बढ़ती चली गई। और देखिएगा अभी धीरे धीरे ना यहीं से बक्सर के युद्ध की बातें शुरू हो जाएंगी। तो जब डिमांड बढ़ती चली गई, मीर जाफ़र पूरा करता रहा। और रॉबर्ट क्लाइव क्या था, इस बीच जो पहला गवर्नर भी बन गया था भारत बंगाल का, वो वापस चला गया और 5 साल बाद वो फिर से भारत में आया था। हालांकि इस बीच रॉबर्ट क्लाइव जो था वो लंदन वापस चला गया। और मीर जाफ़र क्या करता था, मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की सारी मांगों को पूरा करता रहता था। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती चलेगी। अब हम थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से लूटे गए धन का इस्तेमाल तृतीय कर्नाटक युद्ध में किया। इस युद्ध में उन्होंने अपने सबसे कठोर प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। देखिए, उसी समय हमने पिछले भाग में बात की थी ना कि 7 ईयर वॉर चल रहा था और 1760 में वांडी वॉश का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, और जिसमें क्या हुआ, अंग्रेज जीते थे। तो उसके लिए भाई युद्ध के लिए उनको पैसा तो चाहिए था ना, यहाँ से धन लिया और वहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी के लिए अब भारत की राजनीति में हस्तक्षेप का मार्ग खुल गया। भाई यहाँ पर अधीनस्थ राज्य बना लिया तो हस्तक्षेप कर सकते थे। अब भारतीय शासकों की कमजोरी भी उनको पता चल गई कि भाई ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनको डिवाइड एंड रूल करते रहो। कंपनी खुलकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। भारत में राजनीतिक शक्ति बनने का प्रभाव पड़ा और इस तरीके से भारतीय उपनिवेश के संरक्षण के लिए एक नियंत्रण स्थापित करने का उनका मौका मिल गया उन्हें। ठीक, और इस युद्ध में विजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी तथा किंग मेकर की भूमिका को उन्होंने फिर से निभाया। अभी किंग बने नहीं है, देखिए अभी भी वो किंग मेकर ही हैं, किंग बक्सर के बाद बन जाएंगे। इसके माध्यम से उन्होंने कंपनी को संपूर्ण बंगाल प्रांत में लगभग व्यापारिक अधिकार की स्थिति प्राप्त हो गई। ठीक है, बंगाल में खुलेआम लूट की शुरुआत कर दी। अंग्रेजों को खूब धन प्राप्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफ़र ने 24 परगना की जिम्मेदारी दी और इस लूट ने न केवल कंपनी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया बल्कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारिक कंपनियों ने अंग्रेजों के सामने कहीं और टिकी नहीं पाई, अन्य जो व्यापारिक कंपनियां थी। तो ये सारी बातें हो गई प्लासी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ने एक तरीके से अंग्रेजों को एक एम्पायर पूरा जीतने का मौका दे दिया और यहीं से उनकी जीत की शुरुआत हो गई थी। हमने देख ही लिया उसका इम्पैक्ट को और अंग्रेज बिल्कुल खुश हो गए। अंग्रेज अब बिल्कुल खुशी में नाचने लगे, भाई अब हम बिल्कुल राजा बन गए हैं। ठीक है, और वो मनमानी लूट मचा दिए थे। हमने देखा मीर जाफ़र से डिमांड करते जाते, मीर जाफ़र उसको पूरा करता जाता। लेकिन भैया कब तक एक दिन तो कोई ना कोई समस्या आएगी ही ना। और हुआ वही, समस्या आ गई और अंग्रेज फिर से चिंता मगन हो गए। भैया चिंतन करने लगे अब इस समस्या को कैसे निपटाया जाए। अब समस्या क्या आई और कैसे निपटाया, क्या हुई और कैसे निपटाया, इन सभी चीज़ों को आइए हम देखते हैं। ठीक है, क्या गुप्त मंत्रणा ये लोग कर रहे हैं। और यहीं पे कहानी शुरू हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर की।
22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ा गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कहानी हुई इसमें। बक्सर के युद्ध, रीडिंग तो हम कर लेंगे अभी बाद में, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, अभी हमने क्या बात की थी कि मीर जाफ़र से खूब डिमांड होने लगी और मीर जाफ़र डिमांड पूरी भी करता रहता, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अब वो डिमांड पूरी करते करते थक गया। अब आप ही बताइए, कोई बहुत ज़्यादा मांगे, आप देते जाओ और मांगता ही चला जाए कोई, तो एक लिमिट तो आपकी भी रहेगी ना कि भैया आप नहीं दे पाएंगे, हाथ जोड़ लोगे आप, अब हमसे ना हो पाएगा। तो वही हुआ, मीर जाफ़र एक तरीके से वो अंग्रेज़ों से अब छुटकारा चाहता था कि भैया अब हम इनको नहीं, इनको किसी तरीके से तो इनको हटाना होगा। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, जो डच थे उनसे थोड़ा सहायता मांगी। ठीक है, डचों से थोड़ी सहायता मांगी मीर जाफ़र ने। तो जब डचों से उसने सहायता मांगी तो हुआ क्या, इसी बीच में डचों का तो सफाया कर दिया अंग्रेज़ों ने डचों का तो सफाया कर दिया वनडेरा के युद्ध में। ठीक है, वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों का सफाया कर दिया, उनको हरा दिया, और इस युद्ध के बाद में डच ऑलमोस्ट पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब मीर जाफ़र साहब दुश्मनी ले लिए किससे, अंग्रेज़ों से। डच को इन्होंने इमीडिएटर बना के किसी तरीके से सोचा था कि हम अंग्रेज़ों से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन डच साहब खुद ही गायब हो गए। अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र के बीच में ट्रस्ट की कहानी आ गई। अब विश्वास ख़त्म हो गया अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ अब जान गए कि भैया इससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा, किसी तरह से अब इसको हटाया जाए, अभी हमारा पपेट नहीं रह गया। तो अंग्रेज़ तो मौके की तलाश में रहते ही थे। ठीक है, अब वहीं पर क्या है, मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम था। मीर कासिम था, कौन था, अंग्रेज़ों का नहीं, मीर कासिम था। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था, वो भी नवाब बनना चाहता था। बस मिल गया मुर्गा अंग्रेज़ों को मुर्गा मिल गया। और मीर कासिम ने क्या कहा कि भैया, अंग्रेज़ों से कहा कि भैया हमको भी नवाब बना दो, मीर जाफ़र तो तुम्हारे किसी काम का नहीं, लेकिन हम तुमको हम भर भर के झोली भर भर के सोना देंगे, जितना चाहे तुम उतना ले लो, बस हमको नवाब बना दो। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र को हटाया और मीर कासिम को बना दिया नवाब। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, अब क्या है, कभी कभी लोग चालाक भी होते हैं। मीर कासिम ऐसा ही था, उसने अंग्रेज़ों का ही चूना लगा दिया, और बहुत संप्रभु व्यक्तित्व का आदमी था, बहुत ही संप्रभु व्यक्तित्व का आदमी था। पहले तो उसने क्या किया, नवाब बनने के लिए अंग्रेज़ों को कहा कि भैया हम तुमको खूब देंगे, तुम बस हमको किसी तरीके से नवाब बना दो। लेकिन जैसे ही बना वो नवाब, उसने क्या किया, जो मुर्शिदाबाद, जो कलकत्ता के पास था, से मुंगेर, मुर्शिदाबाद पहले राजधानी जो हुआ करती थी, उसको शिफ्ट कर दिया उसने मुंगेर में। और ऐसा उसने इसलिए किया कि अंग्रेज़ों से एक दूरी बन जाए। उससे क्या होगा कि अगर अंग्रेज़ दूर रहेंगे तो भैया डिमांड थोड़ी कम करेंगे, और साथ ही साथ जो हस्तक्षेप जो अंग्रेज़ करते थे ना प्रशासनिक व्यवस्था में, उसको भी उसने कहा भैया बहुत कर चुके हो, थोड़ा सा हमको भी अपने तरफ से काम कर लेने दो। ठीक है, उसने हस्तक्षेप को भी लगभग समाप्त कर दिया। और एक बिहार जैसे क्षेत्र में हुआ करते थे, जो जमींदार टाइप के लोग हुआ करते थे, राम राय टाइप के लोग थे, जो अंग्रेज़ों के बहुत करीबी थे। वो क्या बिल्कुल देते ही नहीं थे, करोड़ बिल्कुल देना ही उन्होंने बंद कर दिया था, उनको भी जेल भिजवा दिया। ठीक है, तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को क्या बनाया था, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को तो इसलिए बनाया था ना नवाब, कि भैया उनको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो दाव उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। और अब क्या कहानी हो गई कि अंग्रेज़ों को लग रहा था भैया ये मीर कासिम से अच्छा तो वही मीर जाफ़र ही था। और इस तरीके की कहानी बनने लगी कि भैया किसी तरह से इसको हटा के पुराना वाला ही ले आओ। और वहीं पे थोड़ी सी और बातें हो गई। अब वो बात क्या हो गई, देखिए यहाँ पर कॉजेज़ वगैरह लिखे हैं, हम वही उन्हीं कॉजेज़ की बात कर रहे हैं। मीर कासिम शिफ्टेड दिस कैपिटल फ्रॉम टू मुंगेर, और साथ ही साथ और भी सारे एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेनर्स टू ट्रेन आर्मी, वो
इसने क्या किया, साथ ही साथ उसने क्या किया कि उसकी जो सेना थी, जो उसकी सेना थी उसको भी सुदृढ़ करना शुरू कर दिया नवाब ने। सेना को भी अपने मजबूत करना शुरू कर दिया, उसको भी स्ट्रेंथनिंग देने लगा कि जिससे उसकी सेना भी मजबूत हो जाए। अब एक और बहानी थी, अभी तक क्या था, व्यापार वाला कहानी था ना, फरमान वाला कहानी, कि अंग्रेज़ जो थे वो टैक्स वैक्स तो देते ही नहीं थे। अब इससे क्या होता था, रेवेन्यू लॉस होता था, रेवेन्यू लॉस होता था। और इससे दूसरी कहानी क्या होती थी कि भारतीय तो थोड़ा बहुत देते थे, इंडियन जो थे वो तो देते, लेकिन जो ये ब्रिटिशर्स थे वो ना देते। तो यहाँ से एक क्या असमानता की बात आ जाती, एक असमानता की बात आती, जिससे यहाँ के लोगों में थोड़ा द्वेष भी बढ़ रहा था, उसको भी समाप्त करना था। तो मीर कासिम ने क्या किया, जो गवर्नर उसको बुलाया और कहा भैया ज़्यादा नहीं, बस 8% तक हमको दे दो। अब जब ये बात मान के भैया गवर्नर साहब पहुँचे वहाँ, तो बाकी कर्मचारी जो थे वो भड़क गए उसके ऊपर, बोले कैसे भैया तुम कैसे मांग के चले आए, ये सारी बातें हम यहाँ पे फ्री में व्यापार कर रहे हैं और तुम मान के चले आए, ये सब हम नहीं मानेंगे। अब क्या करते भाई साहब, गवर्नर साहब दब गए उनके। भाई आप ही बताइए, भले कोई हेड हो, लेकिन परिवार के जब सभी सदस्य कहने लगेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो हेड साहब भी थोड़ा सा झुक जाते ना। वही हुआ, भले पहले मान लिए थे वेंसीटाट साहब, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भैया हम करोड़ नहीं देंगे, करोड़ देने से साफ मना कर गए वो कि भैया हम तो ना दे पाएंगे। ठीक, अब क्या हुआ, मीर कासिम भाई साहब हो गए गुस्सा, वो बहुत चालू आदमी था, उसने कहा कि ठीक है तुम टैक्स नहीं दोगे तो हम क्या करते हैं, उसने पूरे बंगाल से ही टैक्स ख़त्म कर दिया, टैक्स सिस्टम ही ख़त्म कर दिया उसने। अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को अपना सामान बेचने में इसीलिए तो फ़ायदा होता था कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो उनका सामान सस्ता रहता था, भारतीयों को टैक्स देना पड़ता था तो उनका सामान महंगा होता था। ठीक है, तो अब सब किसी को टैक्स नहीं देना है, तो भर जो उनको लाभ मिलता था बेचने में सामान को, वो नुकसान में बदल गया, वो लाभ ही अपने आप ख़त्म हो गया, रातों रात ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों को गुस्सा आ गई और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, नवाब को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और साथ ही साथ क्या किया नवाब ने कि पटना के किले पर हमला कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ उसने क्या किया, नवाब ने पटना के किले पर हमला कर दिया। अब इससे क्या किया, पटना के किले पर हमला तो कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ धीरे धीरे हावी होते चले गए और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को ऑलमोस्ट पराजित कर दिया। तो भैया मीर कासिम साहब क्या किए, मीर कासिम साहब निकल लिए कहाँ के लिए, ये देखिए एक छोटी सी बात यहीं पे और हम देखते हैं कि उस समय मुग़ल साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो भले ही क्षेत्रीय राज्य कौन से कई सारे थे, लेकिन सांकेतिक रूप में ही मेन कौन था, सांकेतिक रूप में मुग़ल बादशाही शासन माना जाता था। ठीक है, और भले क्षेत्रीय राज्य थे लेकिन सबसे बड़ा शासन मुग़लों का अभी भी माना जाता था। तो जो मीर कासिम था वो भागकर पहुंचा कहाँ, अवध। ठीक है, वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा और शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, वहीं पर साथ में उसको मिले कौन, शाह आलम। शाह आलम कौन थे, मुग़ल साम्राज्य के राजा। और इस तरीके से शाह आलम और मीर कासिम और शुजाउद्दौला, इन तीनों ने अपना एक त्रिगुट बनाया और यहीं से बक्सर युद्ध का एक कहानी हो गई कि इसके बाद में इसी त्रिगुट युद्ध में के विरुद्ध, उसके बाद में इसी त्रिगुट में और अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं जो हमने भी पढ़ा था। देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल के प्रशासन में अतिशय हस्तक्षेप तथा कभी न खत्म होने वाली संपत्ति की मांग नवनियुक्त नवाब के लिए कंपनी तथा कंपनी के लिए नवाब अब दोनों एक दूसरे में अविश्वास करने लगे थे। जब नवाब ने अपनी कंपनी से छुटकारा पाने के लिए डचों का सहयोग लिया, परंतु अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित करने के बाद निश्चित रूप कर दिया और इसके बाद मीर जाफ़र कंपनी के लिए व्यवहारिक नहीं रह गया। समय इस तरह से 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को सत्ता से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल के नए नवाब के रूप में स्थापित कर दिया।
ठीक है। परंतु मीर कासिम का व्यक्तित्व कठपुतली नवाब बनने का नहीं था। उसने न केवल अंग्रेजों के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रोकने का प्रयास किया, बल्कि अपनी राजधानी को कोलकाता से काफ़ी दूर मुर्शिदाबाद से मुंगेर उठा ले गया। उसने यूरोपीय पद्धति पर सशस्त्र अनुशासित सेना का गठन किया और संप्रभु शासक की भांति व्यवहार करने लगा। इन सभी घटनाओं ने अंग्रेजों और नवाबों के बीच अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर दी। दोनों शक्तियों के बीच टकराव की प्रत्यक्ष स्थिति बनी हुई थी। बंगाल के असमान व्यापार के कारण अपनी कंपनी की तुलना में भारतीय व्यापारियों को नुकसान होने तथा इस बंगाल के व्यापारियों के द्वारा नवाब से बार बार शिकायत करने के कारण हुई। ठीक है, यही सारी बातें अभी हमने की और इस प्रकार से असमान व्यापार की स्थिति में कंपनी को फायदा नहीं होता और कर की व्यवस्था को समाप्त कर दिया नवाब ने और अंग्रेजों की कोठी पटना पर आक्रमण भी कर दिया। ये सारी बातें हमने देख ली। और त्रिकुट का जब निर्माण हो गया उसी के बाद में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध होता है। त्रिकुट के निर्माण के बाद में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और अंग्रेजों का इस त्रिकुट से हुआ युद्ध और अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया वो किया हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पूरी शक्ति के साथ में क्या किया, हरा दिया। किसको, अंग्रेजों ने पूरी शक्ति के साथ इस त्रिकुट को हरा दिया। पूरी त्रिकुट शक्ति किसमें कौन कौन सा, मीर कासिम था और शुजाउद्दौला था और शाह आलम था। और इस बीच में क्या था, जब पटना से भाग के यहाँ पर गया था, और शाह आलम भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, शाह आलम। इस बीच में जब मीर कासिम भागकर शुजाउद्दौला से मदद के लिए गया था तो मीर जाफ़र जिसको उन्होंने हटाया था ना भैया, फिर से उसी को अंग्रेज़ों ने नवाब भी बना दिया था। ठीक है, उसी को फिर से नवाब बना दिया कि भैया इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, कम से कम हम प्रेशर उसे डाल के अपनी बात तो मनवा लिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हुई। और यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ वहाँ पर तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपना चालाकी से, जो धूर्तई कह लीजिए, चालाकी कह लीजिए, जो भी कहना चाहें, उस तरीके से उन्होंने युद्ध को जीता था। जो उसकी सेना थी, किसकी, सिराज की सेना थी, वो तो लड़ने ही नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तीनों की सेना आई। तीन सबसे बड़ी शक्तियाँ जो थी वो तीनों सेनाओं की शक्तियाँ आई और फिर भी अंग्रेज जीत गए। तो अब आप बताइए कि अंग्रेज जब तीन बड़ी सेनाओं को हरा देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर पहुंच जाएगा। इस युद्ध ने क्या किया, अंग्रेजों को फुली इस्टेब्लिश कर दिया। और यहीं से क्या हुआ, जो किंग मेकर थे, वो अंग्रेज किंग मेकर थे, वो अब क्या बन गए, पूरी के तरीके से किंग बन गए। अब तो भैया मुगल साम्राज्य को भी उन्होंने हरा दिया ना, मुगल सम्राट को भी उन्होंने हरा दिया। मुगल सम्राट को तो हराया ही हराया, जो साथ में लेके आए मीर कासिम, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, उन सबको हरा दिया। अब भैया राजा बन गए, ये बराबर में आ गए। हमने अपनी पहले चरण की अभी बात की थी ना, समानता के लिए संघर्ष की नीति, बस देखिए अब क्या हुआ, बराबर की रोल में आ गई है। ठीक है ना, चलिए। और बक्सर का युद्ध इस तरीके से हुआ और उसके परिणाम में कौन जीता, परिणाम में अंग्रेज जीत गए। और क्या क्या, तो इसके बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने क्या किया, फिर से बुलाया किसको, क्लाइव को अंग्रेजों ने फिर से बुलाया कि भैया वही यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानता है, वही बहुत अच्छे से इन लोगों से निगोशिएशन करके कहानी को आगे बढ़ा सकेगा। क्लाइव को फिर से बुलाया गया भारत और उसने यहाँ पर आकर संधि वगैरह की। उसको हम देखते हैं कैसे की। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बन गई है राजा, किंग बन गई है। यही तो कहानी हम देख रहे थे ना कि कैसे किंग मेकर से किंग की भूमिका में आ गए। अब यहाँ पर किंग बन गई है और भाई लोग एकदम से हाथी की तरह से अब एकदम हो गए, भाई जो सामने आएगा उसको हम कुचल के आगे चलते चले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकेगा। और सारी सेनाओं को वो हाथी की तरह से, मदमस्त हाथी की तरह से आगे अब बढ़ने लगे। और एक ऐसी घटनाएं उन्होंने की, ऐसी संधियां की
ऐसी ऐसी संधियां उन्होंने की कि यहाँ के राजाओं की उन्होंने मुगल बादशाह की कमर तोड़कर रख दी। और जो संधियां थी वो कौन सी थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच। एक पहली संधि मुगल बादशाह के साथ क्यों? क्योंकि सांकेतिक रूप में ही अभी भी मुगल सम्राट ही शासक था, इसलिए पहली संधि उसके साथ में की गई। इस संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को संयुक्त बंगाल की दीवानी वसूलने का अधिकार दे दिया। दीवानी वगैरह हम अभी आगे डिटेल में करेंगे दूसरे वीडियो में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बदले में अंग्रेजों ने बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन तथा 53 लाख रुपए वार्षिक बंगाल के निजामत के खर्च के रूप में देने का वादा किया। और ये दीवानी और निजामत वगैरह क्या चीज़ें होती हैं अभी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद तथा कड़ा का किला छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। ठीक। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख हर्जाने के तौर पर देना हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या हुआ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला को क्षतिपूर्ति के रूप में क्या हुआ? 50 लाख रुपए हर्जाने की तरफ हुआ। साथ ही साथ बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर में प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये अंग्रेजों के साथ में हुआ करता था बलवंत सिंह। साथ ही साथ क्या किया गया? नवाब को कहा गया भैया अपने क्षेत्र में आपको अंग्रेजों की एक सेना को रखना होगा और वो क्या करेगी? हम आपकी रक्षा करेगी और साथ ही साथ उसके खर्च का जो सारा जिम्मेदारी होगा वो आपकी होगी। तो एक तरीके से ये प्रथम सहायक संधि अवध वालों के साथ ही की गई थी। ठीक है, आगे जाके हम सहायक संधि को बहुत ही डिटेल में देखेंगे, लेकिन प्रथम सहायक संधि की अगर हम बात करें तो वो अवध वालों के साथ इस तरीके से की गई थी। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी संधि की गई बंगाल के तत्कालिक नवाब नजमुद्दौला के साथ की गई। मीर जाफर के बाद में वहाँ पर नजमुद्दौला नवाब बन गया था और वहाँ से बंगाल के दीवानी तथा निजामत को अलग अलग किया गया और यहाँ पर एक तरह से द्वैध शासन की प्रणाली एक तरह से अपनाई गई। कुछ अधिकार जो अंग्रेजों ने थे दीवानी वाले वो अपने पास रखे और बाकी के अधिकार कहा कि नवाब भैया तुम चला लो। ठीक है, इस तरीके से बातें होती हैं। तो देखिए, इस तरीके से बक्सर के युद्ध का ईस्ट इंडिया कंपनी निश्चित रूप से इस युद्ध के बाद कंपनी बंगाल की व्यापारिक शक्ति से वास्तविक राजनीतिक शक्ति बन गई और बक्सर के बाद उनका प्रभाव अब दिल्ली, अवध तथा उत्तर भारत तक पहुंच गया। बंगाल से प्राप्त धन का इस्तेमाल न केवल भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए निवेश के रूप में किया गया, बल्कि धन का प्रयोग शेष भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया। किस तरीके से किया गया वो सारी बातें हम करेंगे, चाहे मैसूर पर नियंत्रण हो, चाहे मराठा पर नियंत्रण हो, सारी बातों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अब हम थोड़ा सा जो हमने पहले क्वेश्चन देखे थे उनको देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमने देखा था ना, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। आपने देख लिया डेट 22 अक्टूबर 1764। ठीक, डेट भी अब तो आप डेट भी लिख सकते हो। ठीक, आगे दूसरा देखिए, प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक वर्चस्व के रूप शुरुआत की। किस तरीके से शुरुआत की आपने देख लिया ना। अब आप पूरा बैकग्राउंड और मेन बॉडी सब लिख सकते हो, कोई कुछ भी बोले। इतना डिटेल में ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसका लाभ लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम और ऐसे ही वीडियो आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिए और साथ ही साथ शेयर करिए जिससे और भी लोगों तक पहुंच सके। आइए और भी कुछ देखते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी इज ऑफ इमंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये तो हमने देख ही लिया सारी चीज़ें, वही चीज़ें थी ये। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अब बताइए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच में था? तो आप आराम से बता सकते हैं ना कौन सा था इसमें। शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम। शुजाउद्दौला मीर जाफ़र था क्या? वाजिद अली शाह था क्या? अब आप तो बहुत आराम से बता सकते हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत आराम से आप बता सकते हो। अब आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आप कहीं से भी उठाएंगे, आपको सारा डिटेल, आपको बहुत इतना डिटेल में करने के बाद में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्रयास करिए कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिल सके और ये आपके सहयोग से ही संभव है। इसलिए जितना हो सके इसको शेयर करने में हमारी सहायता करिए और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से बात करेंगे किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने और शासन को आगे बढ़ाया, विस्तार को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने मैसूर पर नियंत्रण किया, किस तरीके से मराठों पर नियंत्रण किया। इन सभी बातों पर हम बहुत ही विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।